हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। इसमें कई सारे बात बताए भी हैं आप लोग को, याद आ रहा है? प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो बात बताया है उसको फिर से एक बार देख लिया जाए। जैसे में प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, ये प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है, तो कहते किसको है पहले इसको समझा जाए। मान लीजिए कि एक ये दीवार है, यहाँ से एक ये क्या है, एक दीवार है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है इसको समझने के लिए यहाँ से माना जाए कि प्रकाश की एक किरण यहाँ से आ रही है, प्रकाश की किरण यहाँ से चली और यहाँ पे टकराई, और टकरा के प्रकाश किरण क्या हो गई, इस तरफ लौट गई, इस तरफ लौट गई। तो प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शी, दीवार क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु। बात समझ में आ रहा है? प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ के टकराना और टकरा के उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्लियर है? प्रकाश किरण का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराना तथा टकरा के लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात क्लियर है? अब प्रकाश का परावर्तन जब हम लोग जान लिए तो ये यहाँ से जाना जाए कि किसको कहते क्या है। जैसे ये वाली जो किरण है इसका नाम क्या है, ये वाली जो किरण टकरा के लौट रही है इसका क्या नाम है, यहाँ पे जहाँ जिस बिंदु पर टकरा रही है इस बिंदु का क्या नाम है, इन बातों को समझा जाए। जैसे मैं ये जो प्रकाश की किरण जिस बिंदु, प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से जब चलती है, मान लीजिए कि ये सूर्य यहाँ पे है, तो प्रकाश का स्रोत सूर्य है, सूर्य से एक किरण यहाँ से चली, तो ये जो किरण चली प्रकाश स्रोत से, इस प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, इसको आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पे आके टकराई इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसको आपतन बिंदु, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के बाद जो लौटी किरण, इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब जो है कि आपतन बिंदु पर अगर एक लंब खींचा जाए, अगर क्या खींचा जाए, लंब खींचा, लंब मतलब इस, जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर लंब खींच रहा है, मतलब सीधा एक लाइन 90 डिग्री का अगर बन रहा है तो ये लंब होता है। तो आपतन बिंदु पर 90 डिग्री वाला सीधा अगर लंब खींचा जाए तो इसको क्या कहते हैं, ये अभिलंब कहलाता है, ये अभिलंब कहलाता है। और बात होती है कि इसमें और दो पद होते हैं, जैसे एगो आपतन कोण होता है, एगो परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं बताएं? आपतित किरण और अभिलंब, इसके और इसके बीच बने कोण, कोण को क्या कहा जाता है, आपतन कोण। ये क्या है, हाई वाला कोण आपतन कोण है, आपतन कोण। आपतन कोण कहाँ पे बन रहा है, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इसी के बीच में बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। और यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्यों परावर्तन कोण कहेंगे, ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो किरण है, इसको परावर्तित किरण है, हाई अभिलंब है, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। तो ये वाला क्या है, परावर्तन कोण है। बोलिए कोई दिक्कत है, परावर्तन कोण। तो यहाँ से जानने के बाद ये आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, यहाँ से परिभाषा भी आपको आ सकता है एग्जाम में। परिभाषा किसे, जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे आपतित किरण के बारे में, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और यहाँ तक क्लियर है? अब ये आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। आई से इसको दर्शाया जाता है, इंसिडेंस मतलब छोटका आई से इसको दर्शाया जाता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, इसको आर से दर्शाया जाता है।
इसको R से दर्शाया जाता है। ये बात जानने के बाद हम लोग को परावर्तन का 2 नियम जानना है। परावर्तन का 2 नियम होता है, उन 2 नियम के बारे में जानना है कि परावर्तन के 2 नियम कहते क्या है। परावर्तन के का नियम, परावर्तन का 2 नियम है। एक नियम कहता है कि आपतित किरण ये वाला, परावर्तित किरण ये वाला और अभिलंब तीनों कहाँ होता है, एक ही तल में होते हैं। कहीं एक ही तल है, दीवाले पे तीनों स्थित है। तो यही नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है परावर्तन का। अगर नहीं लिखे हैं तो लिख भी लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, हई वाला कोणवा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा नियम यह कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I बराबर एंगल R लिखते हैं इसको। ये 2 नियम है। परावर्तन में एक और बात जानना है। परावर्तन में होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। माध्यम माने रास्ता की ज़रूरत होती है। तो रास्ता कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल में हवा में प्रकाश चल सकता है, हवा नहीं रहेगा जिसको निर्वात कहा जाता है, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। कांच में, दर्पण में, हीरा में, हर जगह प्रकाश चलता है। पानी में, यहाँ भी प्रकाश, अल्कोहल में, बात समझ में आया? हर जगह प्रकाश चलता है। तो जिस माध्यम में प्रकाश चल सकता है वो क्या है? वही माध्यम है। जो जिस पदार्थ में प्रकाश गमन कर सकता है वो उसका माध्यम कहलाता है। अब बात है कि परावर्तन जो होता है, जिस माध्यम में प्रकाश आ रहा होता है उसी माध्यम में प्रकाश लौटता है। परावर्तन का खासियत यही है। अगर हवा से आ रहा है, हवा वाले रास्ता से आ रहा है तो हवा वाले रास्ते में ही जाएगा। ये नहीं कि हवा से आके पानी में चल जाएगा, वो अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वो भी पढ़ना है हम लोग को, तो वो अपवर्तन कहलाता है। लेकिन एक अगर प्रकाश एक ही माध्यम में जिस माध्यम से आ रहा होता है उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन का नियम क्लियर है? यहाँ तक मिटा दें, कोई दिक्कत है? तो एक बार बताइए कि आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? हाँ, कैसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए। परिभाषा कई तरीके से हो सकता है परावर्तित किरण का। ये वो क्या परिभाषा हो सकता है? आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो किरण लौट रही होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है? आपतित किरण जब किसी बिंदु से टकराती है तथा जो किरण टकराने के बाद जो लौटती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। दोनों तरीके से, कई तरीके से समझ में आना चाहिए कि परावर्तित किरण है क्या। टकरा के लौटी, यही परावर्तित किरण। आपतित किरण है क्या? प्रकाश का स्रोत कुछ भी हो सकता है। ये जो जरूरी थोड़ा है कि सूर्य रहेगा, लालटेन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है ना, दिया भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ से अगर प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो उस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। अगर टकरा गई तो टकराने के लिए क्या चाहिए? अपारदर्शी माध्यम चाहिए, अपारदर्शी वस्तु चाहिए। अपारदर्शी रहेगा तब टकराएगा, अगर पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश पार हो जाएगा, टकराएगा नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से परावर्तन को समझना है कि परावर्तन कहाँ कहाँ पे होता है। यहाँ पे अभी आपको समझाएं कि प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या चाहिए? हमको अपारदर्शी वस्तु चाहिए प्रकाश के परावर्तन के लिए। अब लेकिन 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना है खास करके दर्पण के बारे में। दीवार पे परावर्तन होगा इसके बारे में नहीं पढ़ना है हम लोग को। दर्पण पे परावर्तन होगा इसके बारे में। दर्पण किसको बोलते हैं?
जी आईना जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वही दर्पण होता है। तो दर्पण कई प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण को इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से, ये समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार का बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो समतल दर्पण की खासियत ये है कि जो खास करके हम लोग घरों में जो चेहरा देखने के लिए दर्पण का यूज करते हैं वही समतल दर्पण है। तो उसमें प्रतिबिंब जो बनेगा समतल दर्पण में परावर्तन के बाद, प्रतिबिंब जब भी बनता है तो परावर्तन के बाद ही बनता है, परावर्तन जब हो जाएगा तब प्रतिबिंब बनेगा। तो वो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स हैं, इनको जानना है। पहला नंबर ये है कि दर्पण से जितना दूरी पर हम रहेंगे उतनी ही अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। पहला पॉइंट, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो है, और क्या होता है इसमें, हाँ एक और होता है कि पार्श्विक परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, माने दर्पण के सामने, शीशा के सामने अगर आदमी खड़ा हो जाए तो अपना दायां हाथ उठा के देखिएगा, चाहे दाएं आँख को ऐसे टच करके देखिएगा, लगेगा दर्पण में उसकी बायां दिखा रहा है, बायां आँख छुआ जा रहा है। वही पर दायां का बायां दिखाता है, दायां भाग बाएं भाग की तरफ, बायां भाग दाहिने भाग की तरफ, इसी को पार्श्विक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये तीन बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। कौन कौन सी, कि एक जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। दूसरा, जितना दूर पे दर्पण से वस्तु होगी उतना ही अंदर दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो पार्श्विक परिवर्तित होगा, यानी दायां भाग बाएं भाग की तरफ दिखेगा और बायां भाग दाएं भाग की तरफ दिखेगा। ये तीन बातें मुख्य रूप से याद रखनी है समतल दर्पण में। इन चीज़ों को नोट कर लिया जाए। पहला नंबर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, इस तरीके से इसको पॉइंट लिखिए, प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, पहला, वस्तु के समान साइज का, यानी वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। दूसरा, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर होगा। तीसरा, प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होगा। परिवर्तित, पार्श्विक परिवर्तन का मतलब समझ में आया, इसको लिख लेते हैं, पार्श्विक परिवर्तन, दायां भाग बाएं तरफ और बायां भाग दाएं तरफ दिखता है। अगला पॉइंट है हम लोग का, एक समतल दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण के बारे में समझना है, ठीक है। गोलीय दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, पहले गोलीय दर्पण है क्या उसको समझते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल माने बराबर हो, इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अगोलीय दर्पण किसको कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह गोल हो, जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहें। गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समझ में आ रहा है, जहां से जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है,
उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। तो गोल हो, यहाँ से समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए ये परावर्तक सतह गोल हो गया, गोल बना दिए, ठीक है। अब ठीक है, समझिएगा ये क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के दो को भाग होता है, देखो अवतल दर्पण है, वो उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं? दो, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह अंदर होता है। ये क्या किए हैं, ये समझ में आ रहा है भाई? क्या किया गया है? इसको बोला जाता है कलई किया गया है। कलई का मतलब क्या होता है? अगर कलई का मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर कोई दर्पण है, दर्पण मतलब जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो कभी फूट गया होगा, कभी फूट गया तो उसको आप देखिएगा, फूटने के बाद अंदर से उसमें पेंट किया हुआ रहता है। अगर फूटा हुआ शीशा कभी देखने को मिले तो देखिएगा, जिसमें चेहरा देखा जाता है, अंदर से पीछवा से पेंट किया हुआ रहता है। पेंट ही क्या है? कलई है। अगर पेंट नहीं किया जाता तो हम लोग अपना चेहरा नहीं देख पाते, प्रकाश परावर्तित नहीं होता, प्रकाश क्या हो जाता? प्रकाश पार हो जाता, ए पार से ओ पार हो जाता, इस वजह से हम लोग अपना चेहरा नहीं देख पाते। तो वही कलई किया हुआ है। यहाँ पे कलई इस तरफ से किया हुआ है, बाहर से किया हुआ है, यहाँ पे कलई अंदर से किया हुआ है। तो यहाँ से दो तरीके से ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। आधा भाग अवतल होता है, आधा भाग इसका उत्तल होता है। अवतल किसे कहते हैं? जिसका बाहर से कलई किया हुआ हो, उसको, जिस दर्पण को बाहर से कलई किया गया हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण को अंदर से कलई किया गया हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा परिभाषा भी है कि जिसका परावर्तक सतह बाहरी से कलई किया गया है, तो परावर्तक सतह किधर होगा? अंदर होगा। प्रकाश अंदर से परावर्तित होगा, आएगा अंदर तब परावर्तित होगा। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दो परिभाषा हुआ, जीव मन उस तरीके से परिभाषा हम लोग लिखेंगे। बात समझ में आया? जिसका कलई बाहर की तरफ हो वो क्या है? अवतल है कि उत्तल है? बाहर की तरफ है तो क्या है? अवतल है। जिसका कलई अंदर की तरफ है क्या है? उत्तल है। कलई तो कलई से एगो परिभाषा हो गया, एगो परिभाषा परावर्तक सतह से। जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो वो अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो वो उत्तल दर्पण। क्लियर है? चलिए, अब क्या होता है, इसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, उनको समझना है। जैसे अवतल दर्पण हो गया, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जो भाग है, इसकी जो टोटल चौड़ाई है ये, इसी को द्वारक कहा जाता है। इसका क्या नाम है? ये टोटल क्या है? इसको द्वारक कहेंगे, ये द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग है आधा, या ये वाला जो भाग है आधा, इस आधे भाग का बीचों बीच जो बिंदु होता है, बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में पोल कहते हैं ध्रुव को। ठीक है, इसे पी से दर्शाया जाता है। पोल चूंकि पी से लिखता है, इस वजह से पी से दर्शाया जाता है। अब जो होता है कि ये यहाँ भी, इधर भी पी है, हेकर पी है जा उत्तल दर्पण के बीच में जौन भी दर्पण हो उसका बीचों बीच जो भाग होगा वही उसका ध्रुव होता है। अब ये जो द्वारक है, ये नहीं, ये जो गोलीय दर्पण है, इसका जो केंद्र होता है, ये वाला जो केंद्र होता है, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या, इसका क्या नाम है? इसका नाम है वक्रता केंद्र। सेंटर से दर्शाया जाता है, इसको सी से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब परिभाषा मान लीजिए कि आ जाए, अब परिभाषा मान लीजिए कि आ जाए कि ध्रुव किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के बीचों बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। चाहे गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के बीचों बीच स्थित बिंदु को ध्रुव कहा जाता है।
ना। परावर्तक सतह की जो चौड़ाई होती है उसे द्वारक कहा जाता है। परावर्तक से जो गोलीय, अब केंद्र, वक्रता केंद्र पूछा जाए तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से एक बात समझ लीजिए कि ये वाला ध्रुव जो है गोलीय दर्पण पर स्थित है, यही ना दर्पण है, इसी पर स्थित है। यहाँ भी ध्रुव है, ये भी स्थित है, लेकिन वक्रता केंद्र दर्पण पर स्थित है, वक्रता केंद्र तो अंदर है, वक्रता केंद्र अंदर है। तो यहाँ से ये बात समझना है कि द्वारक जो क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र जो होता है गोलीय दर्पण के अंदर स्थित होता है। अब यहाँ से एक और बात है, एक जो इसको सी बोले, ये पी बोले, ये सी से पी को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है या प्रधान अक्ष। यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या है? प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या होता है कि इधर भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहने से नहीं हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब एक बात है कि फोकस होता है इसमें, इसको अलग से समझा जाए। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में बाहर से कलई होता है, ये जो क्या है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे P है, इस बिंदु पे P है, यहाँ पे मान लिया जाए C है, वक्रता केंद्र है, ये वाला C है, तो इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अब मुख्य अक्ष, अब यहाँ से क्या होता है कि फोकस होता है। फोकस किसको बोलते हैं? क्या दिक्कत है? फोकस नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। फोकस किसको बोलते हैं? अब अगर प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को फोकस कहा जाता है। समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है मुख्य अक्ष पे, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यही एफ है, इसी को क्या कहा जाता है हिंदी में? फोकस। फोकस कहा जाता है। क्लियर है? अब फोकस जानने के बाद ये मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया। अब यहाँ से कुछ जो है टर्म्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, जैसे P से लेके C के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये दूरी है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। इसे R से डिनोट किया जाता है। ध्रुव से लेके फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी या फोकसांतर भी कहा जाता है। फोकसांतर या फोकल लेंथ इंग्लिश में बोलते हैं, इसको F से दर्शाया जाता है। ठीक है? यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि F बराबर यानी फोकस दूरी बराबर कितना होता है? F बराबर R/2 होता है, यानी जितना वक्रता त्रिज्या होगा उसका आधा कर देंगे तो फोकस निकल जाएगा, फोकस दूरी निकल जाएगी। यहाँ से एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग लिख लेंगे। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, वक्रता केंद्र क्या है? हाँ, सबको लिख लेना। लिख लीजिए। ये चित्र के माध्यम से लिखिएगा तो याद रहेगा। अब इसका आप लोगों का क्या काम है कि इसको परिभाषा लिखना है अपने से। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ये चित्र आराम से एगो चित्र बना ला, चित्र बना के जौन जहाँ लिखा हुआ है उसको लिखेंगे उसी तरीके। अभी वाला फार्मूला जरूर लिखिएगा। इस फार्मूला का आगे चल के यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं क्वेश्चन। F बराबर R/2। एक बार फिर से समझ लिया जाए, द्वारक क्या है? द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के व्यास को द्वारक कहते हैं। दूसरा ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के जो परावर्तक सतह होती है, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है? और ये वक्रता केंद्र किसको कहते हैं?
गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाया जाता है, जो ध्रुव है उसको P से दर्शाया जाता है, क्योंकि पोल मतलब ध्रुव होता है। अब बात होती है कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की जो बीच की ध्रुवी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दर्पण में इधर जाइए चाहे इस दर्पण में यहाँ से जाइए, ये क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाता है, और इसको वक्रता त्रिज्या भी कहा जाता है। यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी r से दर्शाया जाता है। और ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी या फोकसांतर या फोकल लेंथ f से दर्शाया जाता है। अब बात है कि ये एक बात जानना है कि जो दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण में जितनी सारी दूरियां मापी जाती है, सारी की सारी दूरियां फोकस से ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से क्यों हम लोग लिखे ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कहाँ से कि ध्रुव से मापा ही जाएगा, हेजा से लेकर हेजा तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी, और फोकस दूरी, फोकस कहते किसको है? फोकस के यहाँ पे परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। है मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से परावर्तित होती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से परावर्तित होती है, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और फोकस के लिए एक फॉर्मूला आता है, बराबर r/2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जानना है हम लोग को कि प्रतिबिंब के बारे में जानना है। कब प्रतिबिंब? अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होता है जहाँ से प्रतिबिंब बनते हैं। और 6 2 8 कंडीशन हम लोग को याद रखना है। 8 कंडीशन से पक्के क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो पहले ये जानेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। ये पहले समझिए कि कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए हमको कम से कम 2 किरण का होना आवश्यक है। 2 किरण रहेगा तब ये प्रतिबिंब बनेगा। 2 किरण क्यों चाहिए? जहाँ पे दोनों किरण कटेगा वही से प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला नंबर की किरण जो है, किरण से प्रतिबिंब बनेगा। तो किरण परावर्तित होती है, उसके लिए भी ये नियम है कि किरण किस तरह से परावर्तित होती है। तो किरणों के परावर्तन का 4 गो नियम है। किरण के परावर्तन का कौन नियम है? 4 नियम है। चारों नियम के बारे में समझते हैं कि 4 नियम क्या कहते हैं। किरण के परावर्तन के नियम, इस सब तय है कि कहाँ से किरण जाएगी तो कहाँ से होकर लौटेगी। उसी चारों नियम के बारे में समझते हैं। पहला नियम कहता है, अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ये वाला अवतल दर्पण है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। तो पहला नियम यही कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो रही है, यहाँ पे आपतित हुई, तो वो फिक्स है कि हमेशा परावर्तित होने के बाद फोकस से ही होकर गुजरेगी। पहला नियम यही है। क्लियर है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर ही गुजरेगी। ये नियम फिक्स है। दूसरा का नियम क्या कहता है कि अगर ये दर्पण बना देते हैं, यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया PFC हो गया, ठीक है, C हो गया। दूसरा का नियम कहता है कि अगर किरण फोकस से होकर गुजरे, फोकस से होकर आपतित हो, नहीं, फोकस से होकर जब आपतित होगी तो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी, ठीक है। ये दूसरा नियम है। अगर फोकस से हुई तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो लौटेगी फोकस से। दोनों एक दूसरे को उल्टा है। क्लियर है? तीसरा नियम जो कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अगर ये मुख्य अक्ष हुआ PFC, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो परावर्तित होने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में लौटने का काम करती है, ठीक है। ये तीसरा नियम है। और चौथा एक नियम आता है, 4 नियम बताए शुरू में ही। चौथा नियम ये आता है कि अगर दर्पण है और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष हुआ PFC, तो चौथा नियम कहता है कि अगर किरण जो है तिरछी दिशा में आती है,
ध्रुव पर तिरछी दिशा में आती है तो परावर्तन के बाद तिरछी दिशा लेती हुई लौट जाती है। जैसे तिरछी आएगी वैसे ही जितना कोण यहाँ पे बनाती हुई आएगी उतना ही कोण बनाते हुए लौट जाएगी नीचे की तरफ। तो ये 4 नियम है किरण के परावर्तन के, और इन 4 नियमों के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कहाँ पे वस्तु रहती है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, उत्तल दर्पण में 2 है। इसको पहले लिख लीजिए कि किरण के परावर्तन किस तरह से होता है। फिगर के हिसाब से लिखेंगे, इसको अपने शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे कि कौन 4 गो नियम है। ठीक है, लिखना ही में 5-5 घंटा लगा रहा है, लिख जल्दी कर। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। चलो नहीं, यहाँ से क्वेश्चन अगर अब फिगर देके नहीं पूछेगा हम लोगों से, हम आपको समझाने के लिए फिगर बना दिए कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आपतित होगी तो वहाँ वो कहाँ से परावर्तित होगी, फोकस से परावर्तित होगी। अगर फोकस से होकर आपतित होगी तो कहाँ से परावर्तित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई आप परावर्तित होगी। अगर वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो कहाँ से परावर्तित होगी, उसी दिशा में परावर्तित होगी। अगर फोकस ध्रुव पे तिरछी आ रही है तो तिरछी ही लौटेगी। 4 नियम है, इन 4 नियमों को समझना है। फिर अवतल दर्पण में समझते हैं। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है। 6 कंडीशन पे वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वो 6 कंडीशन को पहले समझने का प्रयास किया जाए। फिर फिगर के मदद से हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे वस्तु रखी थी। हाँ, बता दे रहे हैं बस 5 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए। जैसे अवतल दर्पण में समझना है। अवतल दर्पण में कौन कंडीशन होता है, 6 गो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति अगर यहाँ पे वस्तु रखा जाए, वस्तु का एगो कॉलम बनाया जाए, यहाँ पे प्रतिबिंब का कॉलम बनाया जाए, प्रतिबिंब, और यहाँ पे प्रकृति बनाया जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होती है, और यहाँ पे आकार लिख लिया जाए। कैसा आकार होता है, ठीक है। जैसे अगर वस्तु जो है अनंत पे होगी, वस्तु कहाँ पे होगी, अनंत पे होगी, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा। और प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और आकार कैसा होगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार, उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन यही ठीक उल्टा, अनंत पे वस्तु रहेगा तो फोकस पे बनेगा, अब फोकस पे वस्तु रहेगा तो अनंत पे बनेगा। दूसरा कंडीशन यही है, अगर फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन है कि अगर वक्रता केंद्र से C से परे होगी, वस्तु कहाँ पे होगी, C से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर होगी। वक्रता केंद्र से दूर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। चौथा कंडीशन ठीक इसका उल्टा, F और C के बीच अगर रहेगा, F और C के बीच अगर वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब जो होगा C से परे बनेगा। C से परे यानी C से दूर, चौथा कंडीशन। और पांचवा एक कंडीशन है, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। और छठवां जो कंडीशन है, P और F के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु होगा F के बीच, तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कुछ यहाँ पे हर जगह वास्तविक उल्टा, यहाँ पे भी वास्तविक उल्टा, यहाँ पे भी वास्तविक उल्टा, यहाँ पे भी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ भी वास्तविक उल्टा बनता है। यहाँ पे आभासी और सीधा एक जगह,
आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब आकार के बारे में देखते हैं, आकार कैसा होता है। फोकस पे वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब जो आकार होगा अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा होता है। फोकस वाले पे अगर C से परे रहता है तो इसका प्रतिबिंब जो होता है छोटा होता है, छोटा होता है। और चौथा जो कंडीशन है, F और C के बीच अगर वस्तु रहती है तो यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और पांचवा वक्रता केंद्र समान साइज का बनता है, समान आकार का और वस्तु के आकार का बनता है। और यहाँ पे आभासी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये 6 कंडीशन याद करना बहुत आसान है। 3 अगर आपको याद है तो और 3 को याद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेट है। अगर अनंत पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे, जब फोकस पर रहेगा तो अनंत पे, ठीक है। जब C से परे रहेगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो C से परे प्रतिबिंब बनेगा। हो गया। पांचवा कंडीशन, जब वक्रता केंद्र पर रहेगा तब वक्रता केंद्र पे बनेगा, और जब P और F के बीच यानी ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। हाई वाला में कुछ करना ही नहीं है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हर जगह प्रतिबिंब बनता है। ये वो कंडीशन है जब वस्तु दर्पण और फोकस के ध्रुव और फोकस के बीच बनती है तब केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें तो सब एक ही चीज़ है, एक जगह केवल याद करना है। इसको खाली याद रखेंगे कि जब ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी और सीधा होगा। अब यहाँ पे याद करने के लिए देखिए क्या है, जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, ध्रुव जो दर्पण है दर्पण के नज़दीक अगर प्रतिबिंब बनेगा तो छोटा होता चला जाएगा, और दर्पण से दूर अगर जितना प्रतिबिंब बनेगा उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो इस थ्योरी के आधार पर इसको हम लोग याद करेंगे। अगर अनंत पे है तो ध्रुव फोकस पे बना तो फोकस जो है अनंत के तुलना में दर्पण से नज़दीक है, इस वजह से इसका बिंदु के आकार के बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा, दर्पण से ध्रुव बहुत ज़्यादा दूर पे बनेगा तो अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से, वस्तु का जितना आकार होगा उससे बड़ा आकार के प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कब? जब फोकस पे रहेगा तब, जब C से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर होगा तो F और C के बीच बनेगा। तो वस्तु जब प्रतिबिंब बना दर्पण से नज़दीक हो गया, तो दर्पण से जब नज़दीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। दर्पण के पास आ जाएगा प्रतिबिंब बनने के लिए तो छोटा हो जाएगा, दर्पण से दूर होगा तो बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र पे तो वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, जहाँ पे था वही प्रतिबिंब बनता है, तो समान आकार का जतहत है वस्तु उतहते बनता है। एक यही कंडीशन है, दर्पण के पीछे बनता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये 6 कंडीशन याद रखना है, और एगो दूगो पॉइंट है उसको ख़त्म कर लेंगे कल। एक समझना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, फिर उत्तल दर्पण में 2 को जानना है, उत्तल दर्पण का उपयोग जानना है, एक आवर्धन जानना है, एक दर्पण सूत्र जानना है। 3-4 को पॉइंट है वो ख़त्म कर लिया जाएगा।